So today we'll start the basics of interference. What is interference? And a very important principle which is known as principle of superposition. You have already heard about principle of superposition in your electrostatics. सुना है ना? उसके बाद में इसने अपने सेकेंड चैप्टर में भी उसको यूज़ किया है, थर्ड चैप्टर में भी यूज़ किया है. एवरी चैप्टर यू यूज्ड इट. विल यूज़ दिस इन टर्म्स ऑफ वेव्स. अगर वेव्स हैं और ये किसी भी टाइप के वेव्स हो सकते हैं, साउंड वेव, लाइट वेव, किसी भी वेव में दिस प्रिंसिपल इज वैलिड. तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद में इसको समझना है आपको और बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है. सो व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर. सुपरपोज ऑन ईच अदर का मतलब क्या होगा? दे इंटरैक्ट, एक दूसरे से मिल जाते हैं. एक वेव इधर से आ रहा है, दूसरा वेव इधर से आ रहा है और ये मिल गए, है ना. सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वेव का काम क्या है? डिस्प्लेस करना, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना, ये काम है ना वेव का. वेव कैरीज एनर्जी, वेव कैरीज एनर्जी, और जहाँ जहाँ जाएंगे उसके पार्टिकल में डिस्टर्बेंसेस पैदा करेंगे. तो एक वेव आया, वो पार्टिकल्स पे डिस्टर्बेंस पैदा करते हुए आ रहा है. दूसरा वेव आया, वो भी पार्टिकल पे डिस्टेंस. एक बीच में एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है. तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे पता? जीरो कैसे हो गया? है? नहीं, मैं अगर ऐसे और ऐसे बोल रहा हूं तो हो सकता है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेव्स हैं तो जीरो हो सकता है, लेकिन ऐसे और ऐसे आ रहे हैं तो, ऐसे और ऐसे आ रहे हैं तो, है ऐसे गया तो, ऐसे गया तो, इसके लिए हम वेक्टर एडिशन करते हैं. ऐसा ना सिंपल ऐसा है नहीं, ये प्लस और ये माइनस नहीं करते. क्या करते हैं? इस पर वेक्टर एडिशन करते हैं. सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट. सर देखो ठीक से समझिए इसको, है ना. एक पॉइंट P है, ठीक है, और सपोज एक ये सोर्स है S1, ठीक है. यहाँ से वेव्स निकले हैं, ठीक है, यहाँ पहुँचे, तो हो सकता है कि ये ऐसा जा रहा है, तो व्हाट विल इट विल डू, और वेव्स आते जाएंगे, तो इस पॉइंट का क्या होगा? वो डिस्प्लेस होगा ना. वेव कैसे चल रहे हैं, अब इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, है ना. सपोज दिस इज अ वेव एंड इट इज ट्रेवलिंग, और ये पॉइंट में आया और इसको एनर्जी दिया, तो व्हाट विल हैपन? दिस पॉइंट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. ओके, है ना. कितना ऑसिलेट करेगा? इधर पे यहाँ तक जाएगा, क्योंकि वेव जैसे ही आएगी तो एनर्जी, जैसे अभी अगर ऐसे जा रहा है, ये वेव ऐसे है ना, तो अभी इसका पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा? मूवमेंट का नीचे जाने का होगा ना, डिस्प्लेस होगा ना पॉइंट. इस वेव से जो एनर्जी आएगी वो उसको किधर धक्का दे रही है? नीचे. लेकिन अपने पॉइंट पे डिस्प्लेस होगा, है ना. ऐसा नहीं कि पॉइंट आगे चला गया. क्या होगा? इस पे ये डिस्प्लेस होगा, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे वेव आएगी यहाँ पे, ये वाला जब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा, तब क्या होगा? ये पॉइंट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं. ये पॉइंट जब इधर तक यहाँ तक आ गया तो पॉइंट को ऊपर ले जाएगा. कितना ऊपर लेके जाएगा? यहाँ तक, है ना. तो ये मेन पॉइंट से ये जो पॉइंट होता है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना. तो इस एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा ये पॉइंट. एक काम करना, कभी देखना, एक बड़े से टब में या बाल्टी में या तालाब में एक बॉल यहाँ पे छोटा सा रखना और यहाँ पत्थर डालना, यहाँ पे पत्थर डालना, तो वेव फ्रंट्स, वेव जनरेट होंगे, वो ऐसा 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 जाएगा. ये जो बॉल है फिर वो थोड़े देर देखो ऐसा ऐसा ही हिलेगा. कभी देखना, है ना. पहले इनिशियली क्या होगा? वो ऐसा ऐसा गया तो ये बॉल ऐसा ऐसा ऑसिलेट होना चाहिए. बस ये बॉल है, ये वेव्स आए तो ये बॉल ऐसा ऐसा ऑसिलेट होने लग गया. ये किसके कारण हुआ? पहले सोर्स, पहला डिस्टर्बेंस, है ना. मैं बोलता हूं
एक और है, अभी मैं क्या करूं कि इधर एक और है S2, ठीक, ये भी ऐसा गया, ठीक है यार, और ये डिस्टेंस सपोज ये x1 है तो ये x2 है ना, तो ये भी इस पॉइंट को डिस्टर्ब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो इस पॉइंट को डिस्टर्ब करेगा, ये भी डिस्टर्ब करेगा, ये भी डिस्टर्ब करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, जो नेट डिस्टर्बेंस होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट का, वो क्या होगा, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डन बाय दिस वेव एंड डिस्प्लेसमेंट डन बाय दिस वेव, वेक्टर सम। ऐसा नहीं कि ये 2 कर रहा है और ये 4 कर रहा है तो दोनों को जोड़ दिया, 2 + 4 6 डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं। कैसा सम होगा ये, फिर से बताइए, वेक्टर सम। आपके केस में ना ये इसमें सिर्फ अलजेब्रिक सम होगा, क्योंकि हम क्या मान के चले हैं, 2 चीज़ मान के चले हैं, है ना, जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ये पहला तो ये जो दोनों वेव्स हैं इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है, यानी ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम होने से या तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा, वो अभी देखेंगे, थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे। आज मैं बहुत सारी ड्राइंग करूंगा, उसको प्लीज़ समझना, है ना। और कहीं डिफिकल्टी आई तो पहले ही इसको समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा इंटरफेरेंस का हम वो निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, तब इसके बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे क्या हुआ, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, इस वेव का जो प्रोपगेशन होगा, इसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पिछले साल आपने पढ़ा होगा, तो उसका फॉर्मूला, अगर इस वेव का फॉर्मूला है सपोज y1 = a1 sin ओमेगा t, है ना। अभी ये मान के चलाऊं कि इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्या है, तो ये y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना। a1 क्या है, एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। a1 क्या है, मैक्सिमम। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t इज द टाइम, इट इज टाइम डिपेंडेंट, है ना, जैसा जैसा टाइम होगा वैसा। तो इसके केस में अगर मैं बोलूं, अच्छा एक चीज और बोल सकता हूं, अगर पूरा होता है तो वो kx भी होता है, टोटल फेज क्या होगा, ओमेगा t + kx, है ना। तो यानी ये टाइम पे डिपेंडेंट है, प्लस एक कांस्टेंट है जो कि x डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को चेंज करता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को चेंज करता है। तो अभी हम लोग इसको नहीं देखते हैं, इसको ऐसा देखते हैं, है ना। अगर दोनों वेव का पाथ सेम होगा तो हो सकता है इसमें फेज डिफरेंस ना हो। अगर दोनों का ओमेगा सेम है, टाइम सेम है, और अगर पाथ भी सेम है तो हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं बोलता हूँ, हो सकता है इन लोगों का फेस में डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इनके पाथ डिफरेंट है, यानी पाथ लेंथ अलग अलग है, जैसे देखो ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हाँ x2 इज ग्रेटर, तो ये हो सकता है कि इसमें एक फेज डिफरेंस आ जाए। फेज डिफरेंस अभी बताएंगे कैसे होगा। ये हो सकता है कि इसमें फेज डिफरेंस आ जाए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y2 = a2 sin ओमेगा सेम t सेम प्लस phi। तो ये दोनों का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा क्या है ये phi और phi kx क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सपोज ये सोर्स y1 है ना, y1 में ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसा, मैंने सिर्फ एक वेवलेंथ लिया है, ये एक वेवलेंथ है ना लैम्डा, है ना। t यहाँ पे इधर t है, t = 0 to 2 पाई लिया, 0 π/2 पाई 3 π/2 पाई, है ना, सॉरी 2 पाई। और ये एक ऑसिलेशन का जितना लेंथ ट्रेवल किया उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, लैम्डा, है ना। दिस इज इक्वल टू लैम्डा, क्लियर है।
दिस इज एम्पलीट्यूड A1, ठीक है। तो Y1 पूरा हो गया क्या, A1 है ना, इसका ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा। और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t उसका पोजीशन क्या है, इस पार्टिकल पोजीशन, ये इस वेव से मिल जाता है ना। एट सपोज एट टाइम 3π/2 उसका पोजीशन क्या होगा, एट टाइम 3π/2 इस पार्टिकल का पोजीशन ये वाला, ये पॉइंट होगा ना। तो दिस इज हैविंग ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द नेगेटिव साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव साइड। एट टाइम t इक्वल टू पाई इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 0। एट टाइम t इक्वल टू पाई इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 0, ठीक है। सपोज मैं एक दूसरा वेव उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में प्रोपगेट होता है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे प्रोपगेट होता है ना। तो ये y2 को भी, अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी सेम है तो इतने ही टाइम पे ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब क्या है, इसी सेम टाइम पे ये अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ना। तो सपोज ये ऐसा वेव है, ठीक है। तो यहां पे एम्पलीट्यूड ये हो गया A2, ठीक है नहीं। और अभी इतने इसी टाइम इतना ही पाथ कवर किया है, तो ये पाथ लेंथ हो गया लैम्डा, इसका भी लैम्डा, इसका भी लैम्डा, दोनों का लैम्डा सेम रहेगा, ओमेगा सेम है तो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं भाई, लैम्डा सेम। अगर मेरे को ये यहाँ पे पॉइंट है, सपोज यहीं पे पॉइंट है P, ये दोनों वेव उससे टकराए, ये दोनों वेव उससे टकराए, तो ये y रिजल्टेंट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये 0 + 0 0 ही है। देखो लेकिन अब इस देख वेव के कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ। जब इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट मिल रहा है तो क्या होगा, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी जुड़ जाएगी, यानी ये क्रेस्ट और इस वेव का क्रेस्ट और इसका इस वेव का क्रेस्ट मिल रहा है तो इसकी एनर्जी वो एक दूसरे को बढ़ा देगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं उसका रिजल्टेंट बताता हूँ, ऐसा होगा, और दिस विल बी A1 + A2, यस दिस विल बी A1 + A2, है ना। वैसे ही इधर क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल गया, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट मिल गया, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। लेकिन एक चीज देखना, ये दे आर इन फेस, यानी इन दोनों में कोई फेस डिफरेंस है ही नहीं, y1 और y2 वेव में कोई फेस डिफरेंस नहीं है। ये सेम टाइम पे ये 0 होते हैं, सेम टाइम पे इनका क्रेस्ट मिलता है, सेम टाइम पे इनका ट्रफ मिलता है ना, और उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये वाला तो बड़ा सिंपल केस है, y r = y1 + y2, बड़ा सिंपल केस, कोई फेस डिफरेंस नहीं, हो गया सिंपल। लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब ये जो y2 है, y2 जो है
ऐसा है, y2 कैसा है, ऐसा है। यानी जब ये ऊपर जा रहा था वेव, उस समय इसका क्या क्या ट्रेवल चल रहा था, नीचे वाला ट्रेवल चल रहा था। इसका ये जब ऊपर जा रहा था तो ये नीचे जा रहा था। अब इसको ऐड करना है, हाँ? क्या हो गया? अभी सपोज ये करो कि ये A1 A2 इक्वल है। सपोज अभी इसमें यहाँ पे बोले कि A1 और A2 बराबर है, तो क्या होगा? ये ऊपर जा रहा है ना, तो इस पॉइंट में ये A है और इधर ये -A है, ठीक है। इस पॉइंट में A है, इधर -A है, तो A + -A कितना हो गया? 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है। इस पॉइंट में 0 ही है, ठीक है। इस पॉइंट में ये -A है और इधर A है, तो भी ये 0 है ना, और इधर तो 0 है ही है। तो मुझे क्या वेव मिल रहा है, यानी क्या डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है यहाँ पे? नेट डिस्प्लेसमेंट 0। क्या नेट डिस्प्लेसमेंट मिला? 0। फेज डिफरेंस क्या है इसका? फेज डिफरेंस कैसे बताएंगे? यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये वे ऊपर जाना कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, और ये यहाँ से, ठीक है। तो ये 0 π/2 पाई, यानी यहाँ से पाई एंगल के बाद चालू हुआ ना इसका वे ऊपर जाना, है ना। तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई। कितना डिफरेंस हो गया इसका फेज डिफरेंस? पाई। फेज डिफरेंस कितना हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं आया। ये वेव ऊपर जाना चालू किया 0 से, ये वेव ऊपर जाना चालू किया 0 से। किसी को भी ले सकता हूँ। नीचे जाना चालू किया ये पाई से, है ना, लेकिन मैं यहाँ से लेता हूँ। ये वेव ऊपर जाना चालू किया 0 से, ये वेव ऊपर जाना चालू किया पाई से। तो कितना डिफरेंस है दोनों वेव में? पाई। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सेम ओमेगा, टाइम पीरियड भी इसका सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें कितना डिफरेंस हो गया? पाई का। ये कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई मैंने अभी भी बताया, ओमेगा सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, न्यू सेम है, टी सेम है इसका, भले एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो ये फेज डिफरेंस क्या रहेगा? ये पाई का जो फेज डिफरेंस है ना, हाँ, सेम मीडियम होना चाहिए। हम सेम मीडियम की बात कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं ये सेम मीडियम की। सेम मीडियम में यहाँ पे ये पार्ट, अच्छा पार्ट डिफरेंस क्या है इसका? P। ये 0 है, ये उसी पॉइंट से चालू हो रहा है ना, यानी ये मान के चल रहा हूँ कि ये जिस पॉइंट पे हम मेजर कर रहे हैं उससे ये इक्वी डिस्टेंट है। जिस पॉइंट पे मैं मेजर कर रहा हूँ उससे इक्वी डिस्टेंस है, तो यहीं से चालू हुआ। तो यहाँ का पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ, सीधे पाथ डिफरेंस भी नहीं बोला, पाथ लेंथ क्या है? 0। पाथ लेंथ इसमें क्या है? 0, है ना। अब थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो दूसरा वेव है वो यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से स्टार्ट हुआ, y2 यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन जहां उसका मैक्सिमम मिलना है वहीं मैक्सिमम मिला उसको, है ना। तो अगर मैं इधर से चालू करूं अगर, तो ये तो लगभग लगभग वही रहेगा, और यहाँ से ऐसे होगा क्या? देखो इधर तो कुछ नहीं है, तो ये तो वैसे का वैसे हो गया, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ये ऐसा हो गया,
है ना, ये एडिशन हो रहा है, क्रस्ट क्रस्ट मिल गया और ट्रफ ट्रफ मिल गया, एडिशन हो गया। अब इसका फेस डिफरेंस बताइए तो, पाई, ये यहां से, हाँ इसका फेस डिफरेंस क्या हो गया 2 पाई, फेस डिफरेंस क्या हो गया 2 पाई, क्योंकि यहां से ये 0 में स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 पाई में स्टार्ट हो रहा है। फेस डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई। पार्ट डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, मैंने बताया था ये डिस्टेंस कितना है लैम्डा, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा, है ना। तो यहां फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई, फेस डिफरेंस कितना है 2 पाई, और पाथ डिफरेंस लैम्डा। आगे हम लोग थोड़ा सा उसमें करेंगे ना, जब इंटरफेरेंस करेंगे तो ये आएगा फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेस डिफरेंस, लेकिन देखो वेव कैसा है कंस्ट्रक्टिव है, इसको क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। जब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल जाता है और ट्रफ ट्रफ से मिल जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब क्रेस्ट 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 से मिल गया, ट्रफ ट्रफ से मिल गया, यानी उसकी एनर्जी हम एम्पलीट्यूड बढ़ा दिए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, तो ये क्या है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को मैं ना, ये वाले वेव को इसको भी हटा दे। अब वेव जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वेव कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपगेशन कैसा होगा, यहां तक तो सेम आया, ठीक है। फिर यहां भी वो ऊपर ही गया यहां तक। अब यहां से आगे जब जाएगा तो ये कम हो रहा है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये कम हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है, तो ये ऐसे होके ये तो 0 हो जाएगा, यहां यहां हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो इस पॉइंट में क्या ऐड हुआ 0, क्या हुआ इस a प्लस 0। अब इधर आ रहा तो a कम हो रहा है, लेकिन इधर a बढ़ रहा है, तो उतने उसी पॉइंट पे ला देगा उसको, है ना। अब इस पॉइंट में आएंगे तो ये 0 और प्लस a, तो फिर उसी पॉइंट में आ गया, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वेव कैसा हो जाएगा, वहां से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। इस पे ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, इधर देखो इसका फेस डिफरेंस फाई क्या हो गया, टू पाई प्लस पाई बाई टू, यानी कितना हो गया 5 पाई बाई 2, हाँ पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। फेस डिफरेंस कितना हो गया 5 पाई बाय 2, है ना। ये 0, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 2, ये 3 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा, और ये 5 लैम्डा बाई 2, यही होगा ना। P कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2,
ये देखो, ये लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। नहीं, ये लैम्डा बाई 2 नहीं हुआ, ये लैम्डा बाई 4 है, सॉरी। हाँ, ये कितना है? ये टोटल लैम्डा है ना, है ना? तो ये क्या हुआ? लैम्डा बाई 4, ये कितना हो गया? 2 लैम्डा बाई 4, ये 3 लैम्डा बाई 4, 4 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। होगा कि नहीं? ये लैम्डा है, इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर, तो हर एक आधा हिस्सा कितना हो गया? लैम्डा बाई 4 हो गया ना। तो ये कितना हो गया? ये 5 लैम्डा बाई 4। ये हो गया पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस समझ में आ गया? ये किसका कंडीशन है? जब ओमेगा इज सेम फॉर बोथ द वेव्स, व्हेन ओमेगा इज सेम फॉर बोथ द केस, हम बोथ द वेव्स। और ये हम लोग जब आगे कोहेरेंट एडिशन की बात करेंगे ना, कोहेरेंट एडिशन वेव्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि उनका क्या होना चाहिए? ओमेगा सेम होना चाहिए, न्यू सेम होना चाहिए, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, नहीं तो कोहेरेंट एडिशन नहीं होगा। यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ में अगर एडिशन हुआ तो 0 नहीं मिलेगा हमको। समझ में आया? नहीं घुस रहा है? एक बार और रिपीट करना, क्योंकि इसको मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया, तो आपको तो लगेगा ही। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो मैं ऐसा एक वेव बनाया ना, तो सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है हाँ ओमेगा 2। तो ये जैसा ये जिस इंटरवल में इनका क्रेस्ट एंड ट्रफ मिल रहा है, इसके केस में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा ना इनका। अगर इससे कंपेयर करता हूं तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है ना। तो हो सकता है कि वो ऐसा वेव हो, इसका ओमेगा चेंज हो गया, यहाँ पे टी भी चेंज हो गया है ना। इसका टी ये है और इसका टी ये है कि नहीं, है ना। इसका लैम्डा भी चेंज हो गया, ये है उसका लैम्डा, इसका लैम्डा ये है ना। तो अगर मैं ये जो बात कर रहा हूं इसकी, तो y1 और y2 में जो फेज डिफरेंस होगा, इट इज टाइम डिपेंडेंट, कि टाइम के साथ में ये फेज या तो बढ़ेगा या कम होगा। समझ में आ रही बात? ये टाइम के ये जब ये ओमेगा सेम नहीं है, जब इनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, तो ये फेस एंगल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक कांस्टेंट फेस डिफरेंस नहीं मिलेगा, वो बढ़ते जाएगा। मैं इसको तो थोड़ा सा कोरिलेट करता हूँ, आपके रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े थे ना पिछले साल। मैं जा रहा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। मेरे पीछे एक और लड़का है, 10 मीटर दूर है, मेरे पीछे 10 मीटर दूर है, वो भी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं भी जा रहा हूँ, वो मेरे पास कब आएगा? मैं नहीं रुक रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मैं कितना स्पीड से चल रहा हूँ? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरे और उसके बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हम दोनों कब मिलेंगे? कभी नहीं। इस हिसाब से यही बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोला मैं 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा हूँ, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 मीटर। वो 10 मीटर कम होगा क्या इस स्पीड में? नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ 10 किलोमीटर। ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस होगा। पार्ट डिफरेंस कितना है? 10 मीटर। ये कभी चेंज होगा क्या? क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि मेरी स्पीड और उसकी स्पीड सेम है। मेरी स्पीड और उसकी स्पीड सेम है। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम रहेगी, तो जितने डिफरेंस रहेगा उतना ही मेंटेन रहेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। समझ में आया? सर अगर स्पीड सेम है तो डिफरेंस
अरे मैं अलग टाइम पे चालू हुआ, वो अलग टाइम पे चालू हुआ, यही तो बताया था रे। मैं अलग टाइम पे 0 से ऊपर जा रहा हूं, वो अलग टाइम पे जा रहा है, तो फेज डिफरेंस तो रहेगा ना। लेकिन कैसा फेज डिफरेंस रहेगा? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, वो फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो पाई ही रहेगा, 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो 2 पाई ही रहेगा। समझ में आ रही ना बात? अगर ओमेगा सेम है तो इट विल हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अभी इतना सारा बताया ना, इसमें यहाँ फेज डिफरेंस चेंज हो गया, यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज हो गया। अगर ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो फेज डिफरेंस अलग है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया। और उस पर डिपेंड करता है कि एक एडिशन कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना। उस फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि ये कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस है, ये वेव एडिशन है कि डिस्ट्रक्टिव वेव एडिशन है। जब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव है, जब क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव है। प्लीज़ इतना याद रखो, क्योंकि आगे हम लोग को यही चीज़ में काम करना है, ठीक है। इतना देर मैं सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाया हूँ आपको, जो कि आपके बुक में एक लाइन में दिया है। दिया कि नहीं? देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या दिया है। द एंटायर फील्ड ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू विच at a particular point in the medium the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacements produced by each of the waves। यही बताया है, इसको मैंने ऐसे बताया। देखो अच्छा, फेज डिफरेंस क्यों आएगा बोले थे ना आप लोग? फेज डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि पार्ट डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि पार्ट डिफरेंस है। ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा ना और ओमेगा सेम है तो देयर विल बी 0 फेज डिफरेंस। हाँ, तो वो उसमें आगे देखेंगे, वो अल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनता है ना। तो अगर ये x1 इज इक्वल टू x2 हो गया तो पार्ट डिफरेंस नहीं है, और पार्ट डिफरेंस और एंगल भी मायने रखता है ना। एंगल भी मायने रखता है कि वेव प्रोपगेशन का एंगल अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अभी हो सकता है यहाँ पे ये इक्विडिस्टेंट है, मैं इसको इधर कर दूंगा तो इक्विडिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ मान के चलिए कि अगर पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा। अगर पार्ट डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, प्रोवाइडेड ओमेगाज आर सेम। ओमेगा अगर सेम नहीं है तो ये इक्वल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिपेंडेंट हो जाएगा टाइम पे। किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? टाइम पे। विथ टाइम इसका फेज एंगल चेंज होगा और फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर? चलो इंटरफेरेंस की बात करें। इंटरफियर करना यानी क्या होता है हिंदी में? इंटरफियर करना यानी क्या होता है? टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना, है ना। तो ये काम तो यही कर रहा है। वेव्स क्या कर रहे हैं, है ना। एक वेव जा रहा है, वो अपने किसी काम से जा रहा है और पार्टिकल मिला, उसका काम क्या है? इस पार्टिकल को ऊपर नीचे करना। इस वेव का काम क्या है? पार्टिकल को ऊपर नीचे करना है। दूसरा वेव भी प्रकट हो गया, बोला मैं भी करूँगा, तो वो क्या कर रहा है? इसके काम में इंटरफियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका काम ऊपर नीचे करना, उसको बोला किसी एक एम्पलीट्यूड से मैं ऊपर नीचे करूँगा, तो ये दूसरा वाला वेव आएगा मैं भी करूँगा। अच्छा, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो भैया जो ऊपर नीचे वाला है बोलेगा और जोर जोर से ऊपर नीचे होगा। यानी बोला कि किसी टाइम पे मैं बोलूँगा मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 5, तो ये भी बोलेगा मैं भी ऊपर ले जा रहा हूँ 5, तो ये कितना ऊपर चला गया? 10। लेकिन उस टाइम पे ये बोला कि नहीं मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 5, बोलेगा नहीं मैं तो नीचे ले जाऊँगा 5, तो कितना हो गया? है तो पार्टिकल बोलेगा बढ़िया तुम लोग लड़ते रहो, मैं तो यहीं रहूँगा। समझ में आ रही बात? इंटरफेरेंस का मीनिंग यही है। बट इस इंटरफेरेंस के कारण वेव की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। मैं जो जैसा वेव हूँ, मैं 5 ऊपर ले जाता हूँ तो भले वो वेव आ जाए तब भी मैं कितना लेके जाऊँगा? 5 ही लेके जाऊँगा। मैं अब उसके आने के कारण मैं कम नहीं हो जाऊँगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। वेव का नेचर सेम रहता है। हाँ, फर्क किस में पड़ रहा है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल में पड़ेगा। दो वेव इंटरेक्ट करेंगे तो फर्क किस में पड़ेगा? नेट डिस्प्लेसमेंट में पड़ेगा।
वेव की फ्रीक्वेंसी और वो सब चीज़ वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पहले वेव दूसरे वेव उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूं तो अगर y नेट विल बी इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस y2 प्लस जितने भी हैं yn, है ना, तो इसमें एक्चुअली में इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय ईच वेव इंडिविजुअली। इट विल बी इक्वल टू द नेट डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय ईच वेव इंडिविजुअली। ठीक, समझता हूं भारी चीज है, धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस में भी अगर बात किसी की करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा? इंटेंसिटी जो है उस वेव की इंक्रीज डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज, ऑल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीज होगी, जिसको हम जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमा या मिनिमम इंटेंसिटी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे पहले, मैं आपके यंग्स जो एक्सपेरिमेंट है ना उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, उससे अपने को आसान हो जाएगा कि ये इंटरफेरेंस होता क्या है ना। तो जो न्यूटन ने अपना प्रोपगेशन जो किया था, उन्होंने जो थ्योरी बताई थी, क्या बताई थी? लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, कॉर्पस्कल्स। तो अगर कॉर्पस्कल्स हैं, है ना, तो सपोज मैं एक इतना बड़ा दीवार है, इसमें अगर एक ऐसा खिड़की बना दूं, ठीक है, और लाइट रेस को ऐसे अंदर भेजूं, और इसके पीछे एक स्क्रीन बना दूं, इसके पीछे भी एक स्क्रीन है ना, सपोज ये ऐसे, ठीक है, इधर से लाइट रेस जा रही हैं, ऐसे दीवार है, तो हमको क्या मिलेगा इधर स्क्रीन में, है ना, लाइट मिलेगी, कहाँ मिलेगी? इसके जस्ट पीछे ऐसे ऐसे, और बाकी सब डार्क, ऐसा होना चाहिए ना। आपकी खिड़की से तो ऐसा हो नहीं रहा है ना, खिड़की से बाहर से लाइट आ रही है और सिर्फ इतना ही परछाई बननी चाहिए थी, इतनी है। हाँ, उधर से ही तो लाइट आ रही है, तो मैं यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट ग्लास भी नहीं है यहाँ पे। चल एक काम करना, ठीक है, एकदम सब पर्दा वर्दा लगा के एकदम डार्क कर लेना, अपना काल कोठरी बना लेना, ठीक है। उसके बाद अचानक कोई खिड़की या दरवाज़ा खोलना। जब खिड़की या दरवाज़ा खोले तो लाइट उधर से आ रही है और पैरेलल रेज है, तो उसके अंदर जो उजाला है, सपोज ये काल कोठरी है, मैं यहाँ से दरवाज़ा खोला तो उजाला सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। अरे भाई, लाइट पार्टिकल नेचर है, और रेज ऑफ लाइट कैसे आ रही हैं? ऐसी आ रही है ना। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूं तो लाइट को सीधे ऐसे जाना चाहिए और यहाँ पे टकराना चाहिए, है कि नहीं ऋषि? नहीं, सुनना, एग्जाम्पल नहीं दे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बोल। लाइट अगर पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, और सिर्फ मेरे को यहाँ पे ही इस जितना बड़ा दरवाज़ा खुला है उतने बड़ी परछाई दिखनी चाहिए इधर, यानी उजाला दिखना चाहिए, बाकी और नहीं दिखना चाहिए। इधर दिखना चाहिए। पार्टिकल होता तो स्कैटरिंग नहीं होती, इलास्टिक रिबाउंड हो जाता, वैसे जाता, टकरा के वापस आ जाता, है ना। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों ने सोचना चालू किया, भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो फिर क्या हुआ कि भाई ये जो हाइजेंस के प्रिंसिपल है, उससे उन्होंने क्या किया कि भाई क्या हुआ, इधर से प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, क्या आ रही है?
इधर से लाइट की प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, इनफाइनाइट से आ रहा है, और जैसे ही इस पॉइंट में पहुंचेगा तो इस प्लेन वेव फ्रंट में बहुत सारे सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस, वो प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या होगा, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और यहाँ से इट विल क्रिएट अ स्फेरिकल, ईच पॉइंट विल क्रिएट अ स्फेरिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है, अल्टरनेटेड क्रेस्ट एंड ट्रफ। और यहाँ का हर एक पॉइंट जो सेकेंडरी हमने वेव फ्रंट बनाया है, वेवलेट्स बनाया है, वो भी मैं अच्छे से बना नहीं रहा हूँ, आपके बुक में अच्छे से दिया होगा। और क्या होगा, और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन ना जाके फैल जाएगी, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा और फैल जाएगी। होगा ना ऐसा, जैसा इस खिड़की से हो रहा है, उधर से अगर जो लाइट आ रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, और उसका हर एक पॉइंट क्या हो गया, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, और उसके सेकेंडरी वेवलेट से वेव चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, है ना। सर तो उसका मतलब तो यही हो कि मतलब थोड़ा सा ही लाइट से पूरा सब जगह रोशनी हो जानी चाहिए। हाँ तो हो रही है ना, तो मतलब अगर आप देखना, आप एकदम अंधेरे कमरे में सिर्फ एक पिन होल भी डालोगे ना, तो वहाँ से आपको अच्छी खासी लाइट रे दिखेगा आते हुए अंदर। हाँ हाँ, रात में भी अगर अंधेरे में आप कहीं पे एक दिया जलाते हो तो दिखता है ना बहुत दूर से, है ना। और दिन में बहुत ज़्यादा लाइट है तो वो दिया आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जल रहा है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। ओके, तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी हमको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए हमको इंटरफेरेंस जब देखना है तो क्या होना चाहिए, उसका जो लैम्डा शुड बी कंपेरेबल टू द वो स्लिट विड्थ, जितना हमने ओपनिंग किया है वो किससे कंपेयर कर सकते हैं, वो उस वेवलेंथ ऑफ द लाइट से अगर कंपेरेबल है तो हमको इंटरफेरेंस अच्छे से दिखेगा। कैसे दिखेगा, इंटरफेरेंस होता क्या है ना। अगर किसी एक पतले से स्लिट से अगर मैं एक लाइट को पास करता हूँ या दो लाइट वेव्स को पास करता हूँ, है ना, दो लाइट वेव्स को दो छेदों से पास करता हूँ, और उन दोनों छेदों के बीच में जो डिस्टेंस है d बहुत छोटा हो, तो अगर स्क्रीन में मैं अगर उसका वो लेता हूँ, उसका इमेज लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ ये दो ब्राइट स्पॉट दिखने चाहिए, दिखना तो यही चाहिए ना, दो ब्राइट स्पॉट। देखिए ये एक स्क्रीन है, सपोज ये स्क्रीन है, नहीं ये एक बैरियर है, ठीक है। इस बैरियर में मैंने क्या किया, दो छेद कर दिए, दिख रहे हैं ना दो छेद, और इधर मैंने स्क्रीन लगा दिया जिसमें इमेज बनना है, ये क्या है, स्क्रीन। और इधर से मैं कोहेरेंट दो लाइट वेव्स भेजता हूँ इधर, है ना। सपोज मैं ये बोलता हूँ यहाँ प्लेन वेव फ्रंट है, लाइट वेव्स के प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ब्राइट स्पॉट यहाँ दिखना चाहिए, और एक ब्राइट स्पॉट यहाँ दिखना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये इधर से मैंने लाइट दो वेव्स भेजे हैं, इसमें लाइट वेव्स दो स्लिट में, ये स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, स्मॉल d, जो कि बहुत कम है ना, और ये भी बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे क्या दिखना चाहिए, दो ब्राइट स्पॉट दिखने चाहिए यहाँ पे, इस वेव का इधर, इस वेव का उधर, ये ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, दिखता है, नहीं दिखता है ना। अच्छा, ये डार्क होना चाहिए ना, जहाँ से लाइट नहीं जा रही यहाँ डार्क होना चाहिए। अरे भाई, एक टॉर्च लिया मैं, एक टॉर्च लिया कोई और, दोनों एक ही डायरेक्शन में दो छेद के बीच से लाइट डाले, तो वो लाइट कहाँ मिलना चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिलनी चाहिए, जो छेद से एकदम यहाँ पे, है ना,
और इधर अंधेरा हो जाना चाहिए, इधर अंधेरा इधर अंधेरा, इधर भी यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, इधर अंधेरा इधर अंधेरा। और क्योंकि यहाँ से लाइट जा ही नहीं रही है, यहाँ से लाइट, तो यहाँ अंधेरा मिलना चाहिए ना, एकदम अंधेरा मिलना चाहिए। जब यंग साहब ने एक्सपेरिमेंट किया ना तो उनको बहुत ही बड़ा एक शॉक मिला कि यहाँ सबसे ज़्यादा उजाला था, है ना, यहाँ पे एकदम ब्राइट स्पॉट था वहाँ पे, और उसके जस्ट बगल में डार्क स्पॉट था, फिर ब्राइट स्पॉट था, फिर डार्क स्पॉट था, फिर ब्राइट स्पॉट था, फिर डार्क स्पॉट था, और उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 कम होने लगी। और उनको क्या मिला, ऐसे अगर लाइट है ऐसा, तो यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ऐसा दोनों साइड, ऐसा, ऐसा मिलने लगा। ऐसा क्यों मिल रहा है? एक देखो, देख, है ना, यहाँ मैं ढोल बजा रहा हूँ, उधर पे कोई ढोल बजा रहा है, तो इधर वाले को सबसे पहले मैंने सिर्फ एक जन ने ढोल बजाया तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी, कितनी तेज़ सुनाई दी, जितना ये ढोल बजा रहा है। फिर उसने ढोल बजाया, फिर उसको आवाज़ सुनाई दी तेज़, यानी जितना था वो, दोनों बजाएंगे तो तेज़ सुनाई देगा, तेज़ सुनाई देगा ना उसको। लेकिन कुछ ऐसे जगह में, अगर ऐसे जगह पे खड़ा हुआ ना, दोनों भी बजा रहे हैं, मेरे को तेज़ सुनाई नहीं देगा। इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस, है ना। कई बार जब हम लोग ना ऑडिटोरियम डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ पे लाउड स्पॉट है, कहाँ पे वीक स्पॉट है, ये देखना पड़ता है। या मैंने इधर से एक टॉर्च मारा, उधर से एक और टॉर्च में, दो टॉर्च जल रहे हैं, दो लाइट जल रही है, तो लाइट एकदम ब्राइट मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इधर पे से भी इंटेंसिटी जा रही है, उधर से भी इंटेंसिटी जा रही है। लेकिन हमको कई बार क्या मिलता है, ब्राइट ना मिलके डार्क मिलता है। क्यों हो रहा है ये? यही फिनोमेना है इंटरफेरेंस का। ये अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा की बात किया, फेज डिफरेंस की बात किया, पाथ डिफरेंस की बात किया ना, ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ द, आपको एक अच्छा वीडियो में अगर एक दो लिंक भेजूंगा, उसमें आप देख सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको अच्छा ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है करके। लेज़र लाइट से, लेज़र लाइट से, लेज़र एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करता है ना, वो भी इंटरफेरेंस हो जाता है उसमें, और आपको ऐसा दिखेगा। लेज़र लाइट का जो इमेज है दीवार में, स्क्रीन में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना, बड़ा सरप्राइजिंग। तो यहीं से जब यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तब ये श्योर हो गया कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर। तभी ये श्योर हुआ कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं, उसके बाद थोड़ा सा इसकी गणित करेंगे। टाइम बताओ। तो जल्दी से मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? When two light waves of the same frequency याद है ना? So when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction superpose each other. अभी तक मैंने जो जो चीज़ बताया उसको सब चीज़ इस लाइन में आ गया। Two light waves having same frequency है ना, having जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अभी सब ड्रॉ करके बताया था आपको, या तो जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सुपरपोज ईच अदर, यानी एक दूसरे से मिलते हैं। द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इंटेंसिटी ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, उसकी इंटेंसिटी, उन दोनों की मिलने की इंटेंसिटी क्या हो जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
है ना, बिकमिंग मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स एंड मिनिमम एट अदर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, एंड दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, आप अपने बुक में देखना चाहोगे तो वो इतना क्लियर कट नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपके बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी लंबा घुमा फिरा के दिया है और क्लियर कट समझ भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपने तरफ से पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ठीक, इसको प्रूव किया थॉमस यंग ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ सोर्स ऑफ, प्लीज अंडरलाइन, यानी ये लिख लीजिए, ये सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए। सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। इसका मतलब क्या है, उसका जो लाइट का वेव है ना, वेवलेंथ एक ही होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक यानी कोई भी कलर्ड लाइट। व्हाइट लाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, व्हाइट लाइट में सब है ना। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक रखने का रीज़न ये है क्योंकि अगर सबके इसके अंदर में डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट होंगे तो क्या होगा, ये इसमें अलग अलग इंटरफेरेंस होगा, और अलग अलग इंटरफेरेंस होगा तो आपको क्या होगा कि एकदम शार्प ऐसा जैसा डिवीजन है ना वैसा नहीं दिखेगा, आपको कलरफुल दिखेगा। कैसा दिखेगा, एक स्पेक्ट्रम दिखेगा यहाँ पे, जबकि हमको शार्प चाहिए तो मैं एक ही वेवलेंथ यूज़ करूँगा, तो वो जनरली सोडियम लैंप यूज़ करते हैं। इसको देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सोडियम लैंप का कलर क्या है, कैसा रहता है, येलो कलर लाइट होता है। अच्छा, सोडियम लैंप का कलर अगर नहीं आता है तो यंग साहब ने क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई और उसके ऊपर में नमक डाला तो येलो लाइट आई। समझ में आया? पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने वाइट लाइट से ही किया था, लेकिन फिर बोला कि भाई थोड़ा सा करते हैं, तो मोमबत्ती जलाई और उसमें क्या डाला, नमक होता है ना, सोडियम। ठीक, सो in this experiment a source of monochromatic light, example a sodium vapor lamp, illuminates a rectangular narrow slit as about 1 millimeter wide as shown। ये सब चीज़ में आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, पहले लाइट को एक ही स्लिट से पास कराते हैं, उसके बाद उसके आगे 2 स्लिट लगा रहता है। 2 स्लिट लगता है तो मैंने जैसे बताया था इंटरफेरेंस चालू हो जाता है। तो at some points the crest of the waves falls over the crest of the other wave, or the trough of the one wave falls over the trough of the other, and the amplitudes of the two waves get added up, and hence intensity is proportional to the square of amplitude। Intensity, please understand, इसको आप याद कर लीजिए, intensity of light is proportional to the square of the amplitude, है ना। तो क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इसकी इंटेंसिटी, अरे स्क्वायर हो गया ना भैया, अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सो 2 waves get added up and hence the intensity becomes maximum। इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। And at some points the crest of one wave falls over the trough of the other, and इसमें क्या होगा, that 2 waves get subtracted, उसके एम्पलीट्यूड का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड सो वहाँ पे डार्क दिखेगा, उस जगह पे क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। सबसे बढ़िया करने के लिए इस इंटरफेरेंस को सबसे अच्छा देखना है तो क्या होना चाहिए, जो 2 लाइट वेव्स है ना उसके एम्पलीट्यूड को मोर और लेस इक्वल होना चाहिए, मोर और लेस इक्वल होना चाहिए। रीज़न क्या है, सपोज एक का एम्पलीट्यूड है 5 और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है 5, जब ऐड होंगे तो कितना बनेगा, 10, और जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बनेगा, 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा वेव लेता हूं, 2 वेव्स जिसका एक का एम्पलीट्यूड है 7 और दूसरे का है 3, तो ऐड होगा तो कितना बना, 10, और सब्ट्रैक्ट हुआ तो भैया इन दोनों में डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि ये डार्क नहीं हुआ ना कंप्लीटली,
ये कम्प्लीटली डार्क नहीं हुआ, जबकि ये कम्प्लीटली डार्क हो गया, और ये कम्प्लीटली ब्राइट, यानी एकदम ब्राइट भी हो गया और एकदम डार्क भी हो गया। जब ब्राइट और डार्क एक साथ दिखेंगे तब दिखेगा भाई, लेकिन ये ब्राइट और थोड़ा कम ब्राइट, ब्राइट थोड़ा कम ब्राइट, ब्राइट थोड़ा कम ब्राइट, तो हम मेक आउट नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करें तो हम ऐसा कोशिश करें कि जो दोनों वेव्स हैं उसकी एम्पलीट्यूड एक समान रहे, एक ही वैल्यू में रहे, और जनरली हम एक ही सोर्स, लाइट सोर्स से दो वेव्स निकालते हैं, तभी उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो सकती है। दो इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर मैं निकालूं और बोलूं कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहे तो बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि द लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल टू इमिट लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स एटम्स। होता है कि नहीं? लाइट कैसा इमिट होती है किसी चीज़ से? हाँ, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अपने एनर्जी बैंड को छोड़ के हायर एनर्जी बैंड में जाता है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या रहती है? लोअर एनर्जी बैंड में रहने की होती है ना। तो जब वो एक्साइट हो गया, हायर एनर्जी बैंड में चला गया, कोशिश क्या है? कूद के वापस चला जाऊँ लोअर एनर्जी बैंड में। जब वो कूद के वापस लोअर एनर्जी बैंड में जाता है तो अपना एनर्जी छोड़ देता है, एमिट करता है। वो एनर्जी हमको दिखती है एज लाइट, दिखती है ना। अब मैं दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स यानी की बात करूं तो सबका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अलग अलग है। इवन सेम एलिमेंट हो तब भी उसके अंदर में इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि हो सकता है कोई 10⁻⁸ सेकंड में ही वो इतने टाइम पे ही वापस आ जाता है, कोई जल्दी आ गया, कोई लेट आ गया, तो ये फ्रिक्वेंसी इनकी चेंज हो जाएगी, लाइट्स की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स की फ्रिक्वेंसी मैच कराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लाइट सोर्स एक ही लेते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं दो वेव्स में, और उन दो वेव्स का इंटरफेरेंस कराते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड। जैसे कि इसमें दिया है ना, तो पहले उन्होंने एक लैंप जलाया, यहाँ पे एक लैंप जलाया, उसको एक सिंगल स्लिट से पास कराया, ठीक है। तो एक वेव फ्रंट बन गया, यहाँ पे बनेगा ना सर? ऐसे ही बनेगा ना। यहाँ अगर प्लेन है तो यहाँ पे जाके ये ऐसा ऐसा हो जाएगा और ऐसा ही वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। और ऐसा वेव फ्रंट जब यहाँ पे आया और यहाँ पे आया तो ये एक अलग वेव फ्रंट इधर ऐसा बनाना चालू किया, ठीक है। तो ये ऐसा करके आपको मिलेगा आपके बुक में ऐसा डायग्राम, ठीक है। तो ये देखो, ये सिंगल सोर्स था, उससे पहले मैंने दो वेव फ्रंट्स बनाए, दो स्लिट करके, पहले एक वेव फ्रंट बनाया, फिर दो वेव फ्रंट बनाया, और दोनों की सबकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। भारी पड़ गया? गणित इसका करें कि बाद में करेंगे? नहीं आ रहा समझ में? है? एक बार और देखना पड़ेगा। नहीं, मैं ये जो थ्योरी है ना, मैं सिर्फ एक पेज की थ्योरी को अभी तक कवर किया। ये लाइट सोर्स है ना, तो वेव फ्रंट क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द रे। ये रे जा रही है ना भाई, ऐसे ही तो बनेगा यार। नहीं, वैसे नहीं, ऐसे बनेगा ना। इसमें ये ऐसे क्यों बनेगा? ये देखो, ये वेव ऐसे जा रही है, रेस ऐसे जा रही है ना। अरे भाई, सोर्स ये है, रेस आर परपेंडिकुलर टू द सोर्स। अरे भाई, ये सोर्स है ना, और रेस कैसे जा रही है? प्रोपेगेट कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है ना। तो रे कैसा रहेगा? ये वेव फ्रंट कैसा रहेगा? ऐसे ही करूंगा तभी तो जाएगा सीधा, है ना। अच्छा, मैं ये जब उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट तो सनलाइट से किया था। कैसे किया था? सनलाइट से। तो सनलाइट अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस से लाइट आ रही है तो मैं कैसे मानता हूँ वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। सनलाइट आ रही है ना इधर से, तो क्या मानूंगा मैं? प्लेन वेव फ्रंट। और ये दो बहुत छोटे छोटे स्लिट। अच्छा, आपके इधर में इतना बड़ा दिख रहा है ना,
एक्सपेरिमेंट में एकदम छोटा सा रहता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद ये क्लास ख़त्म करने के बाद ना मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वेरिसेटम का। उसने कार्डबोर्ड बॉक्स से ये बनाया है, कार्डबोर्ड बॉक्स से सनलाइट को लेके बनाया। आप देखोगे तो आपको यानी इमेजिन कर सकते हैं कि ये सही में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, वी कैन एक्सपीरियंस इट। ठीक है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स इससे टकराया है ना, तो इट विल क्रिएट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। और यहां पे फिर ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसा मल्टीपल टाइम्स ऑफ इंटरफेरेंस होगा, मल्टीपल इंटरफेरेंसेस होंगे और आपको ये दिखेगा। ठीक है, इसकी गणित हम कल करेंगे।